नमस्कार दोस्तों, गोल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे रैली वापस आ सकती है? सेकंड चीज, अगर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हट जाए तो हमारे देश के अंदर क्या स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है वो वापस रिकवर कर सकता है? और तीसरी चीज, शेयर बाजार में क्यों है हाहाकार, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और मंडे के लिए हम तैयार होंगे कि मंडे को एक्चुअली क्या हो सकता है, बाजार हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल और डेटा ड्रिवन वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज लाइक कर देना और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट सेल ऑफ की। एफपीआई का बहुत ही बड़ा सेल ऑफ इस समय पे आपको देखने को मिल रहा है। एफपीआई बेसिकली कौन होते हैं? जो बाहर का पैसा है हमारे देश में लाते हैं, हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। इनको हम एफपीआई, एफआईआई ये कहते हैं नॉर्मली। अब ये जो लोग हैं ये अमेजिंगली सेल ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्या इंडिया के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है? इसको समझने के लिए आपको हमारे देश की बात समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर क्या हो रहा है और ये सेल ऑफ कर क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको निफ्टी का डेटा दिखाऊं तो जैसे हम निफ्टी पे जाएंगे ना तो एक अमेजिंग चीज आपको दिखेगी कि निफ्टी वापस से नीचे की साइड मूव कर चुका है। अगर आप देखोगे तो एक बेसिक ट्रेंड है जो आप फॉलो होता हुआ देख सकते हो। वो क्या है? वो है एक पैटर्न। वो पैटर्न क्या हमें डिनोट कर रहा है? सबसे पहली चीज, यहां पे दो तरीके के पैटर्न बन रहे हैं और ये चीज एफपीआई भी समझ रहे हैं क्योंकि ये कोई छुपा हुआ डेटा तो है नहीं। पहला पैटर्न कौन सा है? डब्ल्यू का अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये इसे इसी तरीके से फॉलो करता जाए तो जो हमारी मार्केट है वो मोटा मोटा यहां पर आकर के रुकनी चाहिए, जो कि है 24,967 के आसपास। अगर ये वापस से इस तरीके से ही ऊपर जाए तो ये एक अप ट्रेंड बना सकता है। अप ट्रेंड क्यों बना सकता है? आप इसे देखो, अप ट्रेंड कब कब बना है? जब भी बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी है तो हमेशा एक अप ट्रेंड बना। देखो यहां पर भी बना था और यहां पर भी बना था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, जब बाजार गिर रहा होता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि एक अप ट्रेंड बन रहा है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या 25,900 तक आएगा, मतलब 24,900 तक आएगा? भाई इसकी श्योरिटी काफी ज्यादा हाई दिख रही है, जिस हिसाब से हमें जो हमारा चार्ट है वो बता रहा है। शॉर्ट टर्म में भाई चार्ट काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्या ये एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, क्या हम यहां से एक अप ट्रेंड अज्यूम कर सकते हैं कि हमें मिल जाए, जिसके चांसेस हाई हैं। दूसरी चीज, एफपीआई बेसिकली क्या कह रहे हैं, क्यों वो बेच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को? वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक जो कॉरपोरेट के परफॉर्मेंस हैं वो इंप्रूव नहीं होते सिग्निफिकेंटली, याद रखना सिग्निफिकेंटली, तब तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट को अट्रैक्टिव नहीं समझेंगे। मतलब क्या है? हमारे जीडीपी के नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं, तो हमारे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए, हमारी जिंदगी में ग्रोथ आनी चाहिए और हम काफी अट्रैक्टिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई विश्व गुरु हैं हम। लेकिन एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ब्लू स्टार अगर आप निकालते हो तो ये हमें क्या बताता है? कंज्यूमर बिहेवियर। क्योंकि भाई ब्लू स्टार एक ऐसी चीज है जो आपको एसी भेजता है, रेफ्रिजरेटर भेजता है और बहुत सारी चीजें भेजता है। वर्लपूल का डेटा निकालते हो तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। रेवेन्यूज के अंदर सिर्फ 2% की ग्रोथ आई है और ये तब की बात है जब जीएसटी कम हो चुका है। आप ये मानो जीएसटी का जो रिफ्लेक्शन था वो इस समय पे देखने को मिलता है। क्या ऐसा था कि कोई फायदा नहीं हुआ जीएसटी हटाने का? नहीं, बहुत फायदे हुए। जैसे गाड़ियों की सेल्स देखोगे रिकॉर्ड हाई पहुंच गई एक टाइम पे, तो इसी वजह से अगर आप मारुति की शेयर को देखोगे भाई अपर सर्किट में घुस गया था। लेकिन अगर आप रिलायंस को देखोगे, लेकिन अगर आप ब्लू स्टार को देखोगे, जो एक नॉर्मल जिंदगी में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड करता है, वहां पर कोई बड़ी चीज नहीं हुई। मतलब अपर क्लास को तो बेनिफिट मिला इससे, लोअर मिडिल क्लास को इतना बेनिफिट नहीं मिला। तो जो कंजम्पशन है, 140 करोड़ लोग जो चीज कंज्यूम करते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव। तो इन कंपनीज में कोई बेनिफिट नहीं है। टॉप 1-2% जो कंपनीज हैं जो कि अपर मिडिल क्लास को टारगेट करती है, वहां पे बेनिफिट आपको देखने को मिला। इसी वजह से अगर कोई भी कंपनी जो कि अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है उसको वैल्यूएशंस भी ज्यादा मिल रहे हैं, पैसा भी ज्यादा मिल रहा है और ग्रोथ भी मिल रही है। और ये इतनी बुरी सिचुएशन हो सकती है, आप ये मानो जो एनबीएफसीज आए हैं रिसेंटली, जिनके रिजल्ट्स आए हैं वो खराब रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लोन वो काफी ज्यादा बांट पा रहे हैं, लेकिन जो एनपी है वो बढ़ जा रहा है, लोन की क्वालिटी खराब हो जा रही है, जिस वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं कि भाई लोन बढ़ रहा है, ऑन पेपर तो ग्रोथ है लेकिन लोगों के पास इतनी सैलरी ही नहीं है कि वो स्पेंड कर पाएं, जिस वजह से कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। और यही चीज इन्होंने यहां बोली कि एफपीआई का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिया के ऊपर कम हो रहा है, क्योंकि
जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ फॉर श्योर है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी पॉजिटिव चीज़ आ रही जिस वजह से इसका जो कॉन्फिडेंस है FII का वो इंडिया पे वापस आ सकता है। वो क्या है? वो ये है कि जो ट्रंप का टैरिफ है, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो ट्रंप का टैरिफ है वो नल एंड वॉइड कर दे कि भाई आप पूरी दुनिया पे नहीं लगा सकते, इसका जो इफेक्ट है ये पूरी दुनिया पे हो रहा है। अब जैसा हमारा देश है, यहाँ पे आपको पता है भाई जो गवर्नमेंट चाहती है वही चीज़ होता है 80-90% केसेस के अंदर। लेकिन जो यूएस है वहाँ पे अगर एक जर्नलिस्ट है तो भाई वो ट्रंप को हड़का करके सवाल पूछ सकता है, और ऐसा देखा गया है काफ़ी बार। यहाँ पे जो यूट्यूबर्स होते हैं या नॉर्मल बंदे होते हैं यूएस के अंदर, वो अंडर संडर सवाल पूछ लेते हैं प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट को कामली उसका जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। पर अगर हम अपने देश की बात करें तो भाई PR एजेंसी लगी हुई है। आप अगर देखोगे हमारी जो जर्नलिस्ट हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आप सोते भी हो, आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ के क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है और वो कह रहा है कि ट्रंप सर आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सही नहीं है, और बहुत जल्दी हो सकता है कि टैरिफ हटते हुए दिखे। अब जब टैरिफ हटते हुए दिखेंगे तो इंडियन मार्केट में कैसे खुशी आएगी? पर अब GST कम करने से शेयर बाजार गिर रहा है, लेकिन टैरिफ कम करने से शेयर बाजार क्यों उड़ेगा? इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंडिया के अंदर जो भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो ना, लोग खरीद के घूम रहे हैं, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, जैगवार हो गई, कौन खरीदता है? जो कि इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं? नहीं। अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तो भाई साहब वो आपको 10-20 हज़ार रुपए देने के लिए भी तड़पा देंगे। इंडियन कंपनीज के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी कभी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई होती ही नहीं है। सैलरी किसकी हाई है? IT इतना ग्रो क्यों कर रहा है? IT एक्सपोर्ट करता है। जब आप डॉलर में कमाते हो ना तो उसके एम्प्लॉय को भी पैसा मिलता है, कंपनी का मालिक भी बहुत अमीर होता है। तो जब यहाँ पे ये जो डील है ये खत्म हो जाएगी, भाई टैरिफ नहीं लगेगा किसी के ऊपर, तो इंडिया बिना कुछ करे भी जीत जाएगा। जो अभी तक चाइना के बारे में बोला जाता था कि चाइना कुछ नहीं करता वो जीत जाता है, वैसे ही इंडिया होगा कि भाई उसने टैरिफ के अगेंस्ट कुछ ही नहीं करा, उसके बाद भी इंडिया को जीत हासिल हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है शेयर बाजार के लिए। और जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी आपको देखने को मिले, FPI कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। वहीं पे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो वापस से रिकवर कर जाएंगे। अगर आप देखोगे ये टैरिफ लगने के बाद वॉलमार्ट काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता था इंडिया से, भर भर के कैंसिल होने लग गए। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सपोज करो वॉलमार्ट है जिसने आज से 2-3 महीने पहले इंडिया के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मना कर दिया और वो मूव कर गया लो टैरिफ वाली कंट्रीज़ की साइड। बांग्लादेश हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, लेकिन अब वहाँ पे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे लंबे बने होंगे। तो क्या वो लोग वापस इंडिया को उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से वो अब वियतनाम को देखने लगे हैं? अगर आप देखोगे China+1 एक काफ़ी पॉपुलर पॉलिसी हुई थी 2000 के टाइम पे, जब US और चाइना के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जब कोविड आया था उसको चाइनीज़ वायरस बोला जाता था। तो उसके बाद क्या हो रहा था कि जो इंडिया है उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इंपोर्ट तो बढ़े, लेकिन किसके? थाईलैंड के इंपोर्ट बढ़ गए। अगर आप देखोगे दूसरा किसका इंपोर्ट बढ़ा? वियतनाम का इंपोर्ट बढ़ा। बांग्लादेश एक टाइम पे पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ चुका था, वो तो वहाँ की पॉलिसीज थोड़ी सी खराब हुई जिस वजह से इंडिया वापस से रिकवर कर पाया। लेकिन अगर आप देखोगे जो देश इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं जब वो छोड़ते हैं तो इंडिया में वापस नहीं आते। पॉलिसीज एक बार दिक्कत पैदा कर देती हैं और काफ़ी सारा करप्शन है, जिस वजह से अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रही। तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई टैरिफ तो आप हटा दोगे तो क्या एक्सपोर्ट वापस पहले जैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? ये चीज़ कोई नहीं कर रहा। इसको कहते हैं नेगेटिव टेस्टिंग करना, अगर मैं टेक्नोलॉजी की भाषा में आपसे बोलूँ तो। अगर टैरिफ हट जाए तो क्या फ़ायदा है? जो US है वो वापस से एक बिग इंपोर्टर बन जाएगा, चाइना फिर डंप करेगा, इंडिया फिर कोशिश करेगा सेल चीज़ें करने की। कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन है। सेकेंड चीज़, जो US में जॉब का इशू है कि भाई वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, वो वैसे भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि US के लोग एक्चुअली इतने काबिल है ही नहीं कि उनको एक्चुअली जॉब मिल पाए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है यूएस के अंदर, जिसको ट्रंप कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं बंटाधार हो चुका है। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम बंटाधार क्यों हो गया? कंफर्टेबल लाइफ। आपको हमेशा पता होगा कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है 20-30-40 साल से, और उसको बोलो कि नहीं अब तुझे काम करना पड़ेगा, वो बोलेगा भाई मुझे तो आता ही नहीं काम करना, मेहनत कैसे करते हैं? अच्छा कीबोर्ड चलाना होता है, इसके लिए कोई बंदा नहीं बैठा जो मैं बोलूँ वो मेरे लिए काम कर दे? नहीं ना। यूएस में ऐसे हुआ, यूएस की जो इकोनॉमी थी काफ़ी फल फूल रही थी, एक एवरेज इंसान भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, और जो बच्चे थे वो 18 साल से मैकडोनल्ड में जॉब कर रहे थे, जिस वजह से उनके पास वो स्किल ही पैदा नहीं हो पाई जो चाइना ने करके दिखाया।
रिसेंटली कुछ स्कूलों के अंदर इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है तो आपका देश इंडिपेंडेंट बन सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन अगर आपका देश स्ट्रांग नहीं है तो भाई इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे आप लोग। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यूएस में काफ़ी सारे लोग इंडियंस बुलाते हैं, चाइनीज़ बुलाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भाई हम मेहनती हैं, हम जा करके काम करते हैं जिससे हमारे देश को पैसा मिलता है। और यही चीज़ हो रहा है इस समय पे। जो एफआईआई और एफपीआई हैं वो रेमिटेंसेस भी होते हैं एक तरीके से, कि काफ़ी सारे लोग यूएस के कुछ ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं जो कि एमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा लगाती हैं, और वहाँ पे इंडिया का नंबर भी आता है और उनका पैसा इंडिया में भी लगता है। इंडिया में काफ़ी सारा रेमिटेंस आता है जिससे इंडिया भी पैसा कहीं ना कहीं कमाता है, इंडिया भी डॉलर कमाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है H1B वीज़ा। 31 जनवरी के बाद से बात चल रही है कि इसके ऊपर जो पैसा है वो लगा दिया जाएगा। कितना? 80 लाख रुपीस के आसपास, 88 लाख रुपीस के आसपास डॉलर टू INR अगर आप कंप्लीट करोगे तो कोई भी यूएस की कंपनी अगर इंडियन सिटीजन को बुलाती है या किसी भी अलग सिटीजन को बुलाती है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये वन टाइम फीस होगी एज ऑफ नाउ, जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जो कंपनी है अब वो वन टाइम फीस दे करके मंगाएगी। लेकिन इससे एक और इम्पैक्ट होगा कि मेनली आईटी प्रोफेशनल्स में कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं जो वहाँ की कंपनीज में जाकर के काम करते हैं। उनकी जो बुलावा है कि भाई आप आओ हमारे देश में आके काम करो, वो हो सकता है कम हो जाए। लेकिन फिर भी जो टॉप लोग हैं, टॉप 1% 2%, उनको फिर भी बुलाया जाएगा क्योंकि इतना पैसा वो निकाल लेते हैं उन लोगों से। तो एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो तो सबसे पहली चीज़ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि एज अ इंडियन अगर आपको सीरियसली इंडिया में पैसा कमाना है, कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप 1 to 3% में आ जाओ। मतलब 1 to 3 टॉप 3% इंडियंस सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे इंडिया में। बाकी जो 97% हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीने वाले हैं। इसी वजह से क्योंकि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और एज ऑफ नाउ कोई उम्मीद भी एज सच नहीं लग रही है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हो तो भाई सबसे पहली चीज़ न्यूज़ से आपको पता चल गया कि पूरी दुनिया इंडिया की टॉप 3% को टारगेट करी, 97 को ज़्यादातर लोग टारगेट करना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज़, अगर आप टॉप 3 में आना चाहते हो तो मेहनत करके आपको बैंकिंग या फिर आईटी या फिर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं, या लोकल बिजनेस नहीं, क्योंकि इंडिया में यही लोग हैं जो पैसा कमा पा रहे हैं। अदरवाइज तो नॉर्मली लोग पैसा भी नहीं कमा पा रहे। दूसरी चीज़, अगर आप अभी तक बने हो तो ये भी है कि H1B जो वीज़ा के ऊपर पैसा लगा है इससे भाई इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी पे, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, और ये हमें देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर टायरे फट जाता है तो ऐसी कोई मेजर इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में एक बहुत प्यारी चीज़ होते हुए दिखी, और गोल्ड ना बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है। गोल्ड कर क्या रहा है आप देखो, हुआ क्या है यहाँ से। एक बहुत सारी चीज़ें जिन पे लोगों का ध्यान नहीं है, इस वाले ना जोन को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत ही कम वॉल्यूम में बाय सेल हो रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखो, जब हमारा टाइम आ जाता है कौन सा, 21 अक्टूबर से लेकर के आज तक अगर आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम है वो क्या डिनोट करती है? रेड वाली डिनोट करती है सेल की, और जो ग्रीन वाली है वो डिनोट करती है बाय की। तो अगर आप देखोगे बाय तो बड़ा है लेकिन सेल की वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर है, ETF वाला है, जो कि गोल्ड को दबा करके बेच रहा है, और जब तक ये सेल ऑफ खत्म नहीं होता गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिख सकता। क्या ये शॉर्ट टर्म में कवर होगा? नो वन नोज, किसी को नहीं पता। लेकिन नेट अगर आप देखोगे तो अगर टैरिफ फट जाता है हमारा, ठीक है, अगर हमारा टैरिफ फट गया, अगर यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, अगर जो वर्ल्ड एक सिचुएशन है वो हट गई हमारी, अगर आप देखोगे जो अनसर्टेनिटी है दुनिया के लेवल पे वो हट गई हमारी, तो क्या होगा? डॉलर हो जाएगा हमारा थोड़ा सा और स्ट्रांग, और डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड यहाँ से थोड़ा से गिरता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी बुलिश हो गए थे एकदम से गोल्ड के ऊपर कि भाई गोल्ड है तो सब कुछ है, गोल्ड है तो सब कुछ है। नहीं, गोल्ड अभी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ टाइम तक इसी जोन के अंदर हो सकता है कंसोलिडेट करे। और मैं चाहता हूँ यार ये कर ले कंसोलिडेशन, कि गोल्ड में स्विंग कर लेंगे भाई। गोल्ड तो सेफेस्ट कमोडिटीज़ में से आ जाता है, तो गोल्ड में स्विंग कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वारे न्यारे हैं हमारे, हम यहाँ पर भी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन नेट अगर आप इंडियन मार्केट की बात करोगे, वापस से निफ्टी पे आते हैं, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो भाई निफ्टी के अंदर अभी गिरावट दिखेगी। मतलब रेवेन्यूज़ हमारे कुछ खास आ नहीं रहे हैं। अगर आप देखोगे हम वैसे भी एक डाउन ट्रेंड में जा चुके हैं, कंसोलिडेशन वाली मार्केट है। लेकिन अगर आप फ्रेश पैसा लेकर के बैठे हो तो हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी दिखेगी इस वाले जोन पे, जहाँ पे हम एक स्विंग ले सकते हैं। और निफ्टी है तो इतना ज़्यादा गिरता भी नहीं है, कितने % का स्विंग बनेगा? अगर मैं ऑल टाइम हाई से यहाँ पे गिरावट
रट के अज्यूम करो तो 4% का, और 4% का ही हो सकता है हमें यहाँ से वापस अप ट्रेंड देखने को मिल जाए। और कितने टाइम में होता है ये, अगर आप देखोगे 25 अक्टूबर पे ये चलना शुरू हुआ था निफ्टी हमारा, और ऑल टाइम हाई इसने करीब करीब हिट मार लिया था 18 नवंबर के आसपास। तो मतलब एक महीने के अंदर जो निफ्टी है वो 4% की वोलेटिलिटी हमें दे रहा है। अगर हम चाहें तो इसी में ही नहीं, अगर हम चाहें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये चीज़ करते हुए दिख सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी है जो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, कई बार फेल हो रहे हैं, कई बार सही हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी क्या रिस्क है, बैंक निफ्टी मार्च से अगर आप देखोगे तो मार्च से अभी तक 20% के रिटर्न दे चुका है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा सिक्योर करना, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन के चांसेस हाई हैं। यहाँ पे कितना परसेंट गिर सकता है, यहाँ पे कम से कम 7% का डाउनफॉल हमें दिख रहा है। 5% मान लो अगर आप इसको एग्जैक्टली सही तरीके से करते हो तो। सो नेट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिली। सबसे पहली चीज़ हमें जानने को मिली कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार सेल कर रहे हैं। अभी कोई भी बाइंग और सेलिंग कॉल वो नहीं दे रहे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो सेल करते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली, क्या ग्रोथ आ रही है? नहीं, ग्रोथ हमारे देश के अंदर नहीं है, ऑन पेपर है लेकिन कंपनीज के रिजल्ट में नहीं है। तीसरी चीज़ गोल्ड कंसोलिडेशन में जा रहा है, कोई भी बड़ा बायर इस समय पर नहीं दिख रहा। वॉल्यूम्स के थ्रू अगर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करें, सेलर ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो टैरिफ है वो हट जाएगा, जो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन हो सकता है। सो नेट फ्रेश मनी है तो कुछ टाइम तक हमें बैठना चाहिए, बाजार को थोड़ा 2-3% और करेक्ट करना 2-3% बाजार को थोड़ा और करेक्ट करने देना चाहिए। उसके बाद हम वापस से अपनी SIPs और स्टेप अप SIPs हम अभी कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में रेड दिख रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं, पूरा बाजार ही रेड है, आपका भी रेड है, हमारा भी रेड है, सबका रेड है, तो रेड सारी की सारी चीज़ें चल जाती हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ न्यूज़ तो काफ़ी खुशखबरी वाली भी थी, तो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय।